हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो जनरल स्टडीज के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स हम लोगों ने जो पढ़ा था जितना सारा, ठीक है, आप लोगों ने उनके आंसर्स कमेंट्स में किए। जब मैंने आप लोगों से कमेंट्स के अंदर में क्वेश्चंस पूछे थे कि कमेंट्स में आंसर करना, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने कमेंट्स के अंदर में आंसर किए, तो उन लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आप लोगों का आभार और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। आप लोग जो है धीरे 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 ग्रो कर रहे हो, एफर्ट्स ले रहे हो, बाकी लोगों के मुकाबले में ज्यादा जो है एक कदम आगे बढ़ रहे हो। आप लोग की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो लिखा है, जो पूछा है, ठीक है, उसके साथ में चल रहे हो। अपने अपने जो टीचर है, अपना मेंटर है, उसके साथ साथ में जो है आप आगे की तरफ में अग्रसर हो रहे हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जितने भी लोग यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उन सभी लोगों का यहाँ पर में स्वागत है। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, अबादत अली जी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पता ही है कि काफ़ी पिछले बार जब हम लोगों ने इस तरीके से वो मेरा वो की थी, एक टेस्ट आयोजित की थी यूट्यूब के ऊपर से बेस्ड, तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर में ये किया था कि सर हमको इनाम क्यों नहीं मिला, हमको क्यों नहीं मिला करके, इस वजह से। चलिए, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर में। वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी के ऊपर में बेस्ड आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है, ठीक है। और आपको यहाँ पर मैं करंट अफेयर से लेकर साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से। और जिन लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो नाउ फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि व्हेन वर हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के अंदर में हाई कोर्ट्स का गठन कब किया गया था, ये बताएंगे आप सभी लोग। पोल भी दे देता हूं आप लोगों को, देखते हैं कितने लोग पोल में भी इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, यहां पर मैं आप लोगों के आंसर्स आगे आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स। आंसर होगा आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का, ठीक है, 1862। ध्यान से समझना, आप लोग, एक एक्ट बनाया गया था, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1880 1861, ठीक है। 1861 के अंदर में एक कानून बनाया गया। इस कानून के तहत सबसे पहले आप लोगों का कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई। सबसे पुराना वाला जो हाईकोर्ट है अगर आपका कोई, तो वो है कलकत्ता हाईकोर्ट, सबसे पहला जो बना था, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड, सबसे पहला हाईकोर्ट आप लोगों का कलकत्ता हाईकोर्ट था, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पर में जो है मद्रास हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट बने थे आप लोगों के। तो ये तीन हाईकोर्ट्स है जो कि बने थे आपके 1862 के अंदर में ही, 1862 के अंदर में ही। तो प्लीज इसको आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना है। एक्ट ऑफ 1861, हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत 1862 के अंदर में तीन हाई कोर्ट्स का गठन किया गया था आप लोगों का, ठीक है। तीन हाई कोर्ट थे जिनका गठन किया गया, कलकत्ता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है। तीन हाईकोर्ट थे। अच्छा, एक और चीज आप लोगों से मैं यहां पर मैं पूछना चाहूंगा, मुझे आप लोग बताइए कि पटना हाईकोर्ट का गठन कब किया गया था। पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का गठन कब किया गया था, जल्दी बताइए आप सभी लोग, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते। पटना हाईकोर्ट का गठन, बहुत बढ़िया। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ हाईकोर्ट कितने हैं भारत के अंदर में, टोटल हाईकोर्ट कितने हैं टोटल, ये भी बता दो। चलो, इतना खर्चा हो गया मालिक, तो ये भी बता ही दो अभी, टोटल हाईकोर्ट कितने हैं। तो टोटल हाईकोर्ट अभी आज के दिन भारत के अंदर में 25 है, 25, 25, ठीक है, 25, ये याद रखना है। और अगर हम लोग हाईकोर्ट की बात करें, पटना हाईकोर्ट की बात करें, तो 1916 में इसका गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये, तो ऑलरेडी बीपीएससी में आ भी चुका है, ठीक है। नाउ अब बात करूं मैं यहां पर मैं आप लोगों से कि भाई पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, के विनोद चंद्रन, ठीक है, के विनोद चंद्रन, विनोद चंद्रन याद रख लो, नाम चल जाएगा आप लोगों का, विनोद चंद्रन, चंद्रन अभी फिलहाल में है ये, विनोद चंद्रन हाई चीफ जस्टिस है पटना हाईकोर्ट के। अच्छा, पटना हाईकोर्ट के अंदर में मैक्सिमम कितने जज हो सकते हैं,
स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, मैक्सिमम जजेस कितने हो सकते हैं? पटना हाई कोर्ट में मैक्सिमम जजेस कितने अलॉट किए गए हैं, कितने जजेस अलॉट है? तो अलॉटमेंट कितना है कि कितने मैक्सिमम जज हो सकते हैं पटना हाई कोर्ट में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस? तो 53 हो सकते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। 53 53 हो सकते हैं। ओके, सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है आप लोगों का, सबसे मतलब बड़ा 160 की स्ट्रेंथ है उसकी, 160 जजेस वहां अलॉट किए गए हैं। पटना हाई कोर्ट के अंदर में 53 है, 53 जजेस हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कभी पूछ ले आप लोगों से ऐसे भूले भटके से, तो याद रख लेना आप लोग। ओके, चलिए अब जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता रहूं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही देते रहे तो जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैं 1500 के करीब हमारे साथ में यहाँ पर में लोग जुड़ गए हैं, 1500 लाइक्स यहाँ पर में मेरे को दिखने चाहिए, तब मुझे लगेगा कि यार हाँ, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मैं अगर एफर्ट ले रहा हूँ तो ये लोग भी एफर्ट्स ले रहे हैं अपने अपने। चलो गुड, ये वाली चीज का याद रख लेना। हो सकता है कभी भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं। टोटल नंबर ऑफ हाईकोर्ट्स 25 है अभी। और हमारे भारत के अंदर में सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? जल्दी से लिख दो, कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख दो कहां पर में सबसे सबसे पुराना वाला हाईकोर्ट कौन सा है यहाँ पर में। ठीक है, नहीं मैं जन्नत परवीन जी मैं समझ सकता हूँ, बट प्राइस की बात नहीं, बात यह है कि आई वॉज वेरी हर्ट कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए मैंने सोचा, मैंने टेस्ट ऑर्गेनाइज की, मैंने इतनी मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की आप लोगों के लिए, लेकिन जिन लोगों को प्राइज नहीं मिला था उन लोगों में से कुछ लोगों का जो था, ठीक है, वो रिस्पॉन्स देखकर लगा कि यार नहीं, ये तो मतलब यार एफर्ट्स के वो नहीं है करके। चलो ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर मैं आ जाओ फ्रेंड्स। कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे पुराना है, आप लोगों को याद रखना है, 1862 में बना था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर में। हाँ, फर्स्ट न्यायाधीश जो है वो चैमियर थे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सबसे पहली बात तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ये याद रखना है आप लोगों ने, यूटी है ये, यूनियन टेरिटरी। ये आप लोगों को बंगाल की खाड़ी के अंदर में मिलेगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हमारा भारत का मेन लैंड एरिया यहाँ पर में है, यहाँ पर में आप लोगों को अंडमान और निकोबार मिलेगा। अंडमान और निकोबार के बीच में एक आप लोगों का चैनल है, चैनल मतलब पानी का झरा है जो दोनों को अलग करता है, अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह को। करंट अफेयर की क्लास के अंदर में, पेड वाली जो क्लास थी उसके अंदर में पढ़ाया था मैंने अंडमान और निकोबार। जब मैं आप लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस के बारे में पढ़ा रहा था उस समय बताया था वो बात कहाँ से निकली थी। अगर आप लोग चाहते हो कि फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं तो हाथ ऊपर करके जल्दी से बता देंगे और सारे के सारे लोग लाइक कर देंगे। फिर से बता देता हूं मैं ये वाली बात आप लोगों को पूरी की पूरी। अंडमान और निकोबार के अंदर में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है ये बोला गया, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड, सैडल पीक है, सैडल पीक। मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं देखिए आप लोग, ठीक है, ये यहाँ पर में है अंडमान, और ये अंडमान द्वीप समूह है ऊपर में, और ये नीचे में है निकोबार द्वीप समूह आपका। उसके बीच में एक पानी का झरा है, उसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो सैडल पीक जो है ये अंडमान जो द्वीप समूह है ना आप लोगों को, उसमें मिलेगा आप लोगों को सैडल पीक, उत्तरी अंडमान के अंदर में 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी है अंडमान और निकोबार की। ठीक है, अंडमान और निकोबार की, ये भी याद रखोगे आप लोग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों से, हो सकता है एग्जाम के अंदर में फ्रेंड्स कभी भी घुमा फिरा के किसी भी तरीके से एग्जाम के अंदर में पूछ ले। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। अब मैं आप लोगों को एक टारगेट दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आज के समय में बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मतलब वो पुराने के समय में तो चलो झारखंड अलग होने के पहले की बात अलग है, अभी कौन सी है ये बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के 908 लाइक्स हुए, 1500 के पार नहीं गए। चलो हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, चलो तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों का सैडल पीक अंडमान के अंदर में है आप लोगों का। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Who among the following is responsible for revenue sharing between state and local government? स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, जो बंटवारा होता है, पैसे का बंटवारा होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपको पता है किसी भी राज्य के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई भी एक राज्य ले लो, बिहार राज्य ही ले लेते हम लोग। बिहार राज्य में राज्य सरकार है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, और वहां पर में बहुत सारी पंचायतें भी है, पंचायत है, लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटी है। तो राज्य सरकार और इन
जो स्थानीय सरकारें हैं उनके बीच में पैसे का बंटवारा होना जरूरी है कि नहीं? कितना पैसा इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना राज्य सरकार अपने पास रखेंगी और कितना इन लोगों में बांटेंगी, लोकल गवर्नमेंट के अंदर में, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन के अंदर में, पंचायतों में, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में बांटेंगी। तो कौन डिसाइड करेगा? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट फाइनेंस कमीशन, कौन डिसाइड करेगा? तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ये डिसाइड करने का जो अधिकार है ये दिया गया है, ठीक है, आप लोगों का स्टेट फाइनेंस कमीशन को। स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है आप लोगों का, ठीक है, राज्य वित्त आयोग, इसका आर्टिकल है आप लोगों का 243, ठीक है, आई 243 आई, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, 243 आई, ठीक है, 243 आई जो है इसका आर्टिकल है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आपको बताना है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये भी बताते चलेंगे आप सभी लोग। चलो यहाँ पर मैं 1800 के करीब लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी से 1500 के से ज्यादा लाइक कर देना है आप लोगों ने, ताकि फिर से मैं वापस से आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और सारी चीजों के साथ में इसी तरीके से पूरी टीम आप लोगों के लिए करते रहे और मैं भी मोटिवेटेड रहूँ यहाँ पर आपको पढ़ाते समय। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, सबसे दक्षिण की पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करेंगे भारत की, तो वो जो है फ्रेंड्स, अब आपको बताया था पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची अगर बात करें तो अन्नामलाई या अन्नाईमुड़ी हो जाएगा आप लोगों का सबसे ऊंची। लेकिन यहाँ बात हो रही है सबसे दक्षिणतम कौन सी है, तो कार्डमम या इलायची की जो पहाड़ियां है आप लोगों की, ये सबसे दक्षिणतम है। केवल 57% लोगों ने आंसर दिया है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों का जो है, जब भी अगर मैं कभी आप लोगों से पूछूं तो ये 90+ होना चाहिए। दक्षिणतम पर्वत श्रेणी बोला है, सबसे दक्षिण में कौन सी है आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं आप थोड़ा सा मैप के थ्रू भी देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को, अपन लोगों ने देखा था कि यहाँ पर मैं दक्षिणतम, सबसे दक्षिण के अंदर में पर्वत श्रेणी आप लोगों की आपकी इलायची की पहाड़ियां है सबसे दक्षिण के अंदर में, है ना। चलिए, तो कार्डमम या फिर आप लोगों की इलायची की पहाड़ियां सबसे दक्षिण में है, ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो प्लीज इसको भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और अगर सबसे ऊंची वाली पूछे तो अन्नाई मुड़ी आप लोगों को होगा, सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची वाली पूछे तो आप लोगों से। अच्छा, कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां कौन सी है, ये बताइए आप लोग। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियों की श्रृंखला कौन सी है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पर है? कन्याकुमारी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को तमिलनाडु के अंदर में मिलेगा, सबसे दक्षिण में, सबसे हमारे भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पार्ट है। और सबसे दक्षिण के अंदर में आप लोगों की यहाँ पर में कार्डमम की पहाड़ियां है, इलायची की पहाड़ियां, तो ऑब्वियस सी बात है इलायची की पहाड़ियां हो जाएगा यहाँ पर में। जिसने भी लॉजिक लगा लिया होगा उसका आंसर यहाँ पर में हो गया, सिंपल सी बात है। लॉजिकल क्वेश्चन था ना, कन्याकुमारी सबसे दक्षिण में है, ठीक है, और सबसे दक्षिण में कौन सी वाली पहाड़ियां है आप लोगों की, कार्डमम की पहाड़ियां। और देख सकते हो आप 65वें बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। अगर आप चाहते हो ऐसे ही करते रहे तो अपना अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर में देते रहेंगे फ्रेंड्स, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिकल आप लोगों को यहाँ पर में आंसर लगाना था, ठीक है, कि भाई कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां सबसे दक्षिण में है और सबसे दक्षिण में आपका कन्याकुमारी भी है, तो यही दोनों लोग होंगे आसपास के अंदर में, 65वीं बीपीएससी के अंदर में। तो जो आपको पढ़ा रहा हूं ना मैं यहाँ पर में, जितनी भी चीजें, वो सब सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ कि कौन सी चीजें आप लोगों के बीपीएससी के नजर के अंदर में है, कौन सी चीजें जिसमें बीपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, कौन सी चीजों के ऊपर में, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका पेपर आराम से क्लियर होगा। हो सकता है अभी आपको टफ लगे लेकिन एग्जाम के समय में आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा आपका पेपर, ओके। चलिए,
ये यहाँ पर में देखिए आप लोग, आप लोगों की कार्डमम की पहाड़ियाँ ये यहाँ पर में है, ठीक है, और यहाँ पर में है कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी के पास में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगालाला। अब याद रहेगा, वेरी गुड धर्मेंद्र पांडे जी। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। 1970 बच्चे यहाँ पर में हो चुके हैं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं 1970। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे ताकि जल्दी से यहाँ पर में 2000 का आंकड़ा भी पूरा हो जाए और 1500 का लाइक्स का आंकड़ा भी पूरा पूरा हो जाए। कोई बात नहीं इमाम रजा जी, मैं आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ से वो कर देता हूँ ताकि आप आराम से स्पीड में सारी चीजें कर सके। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से रखते हुए राज्यों को अवरोही क्रम के अंदर में लगाइए, तो अगर सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश आना चाहिए आपका, यूपी। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो आता है आप लोगों का महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और फिर तीसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे बिहार है। चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है वैसे तो, वेस्ट बंगाल, और फिर आता है आंध्र प्रदेश आपका। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पश्चिम बंगाल दिया नहीं था ऑप्शन के अंदर में, तो हम लोग ऐसे ही लगा सकते थे कि कौन सा क्या है करके। तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले आना चाहिए, 4 आना चाहिए सबसे पहले, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये दोनों हो ही नहीं सकते थे आप लोगों के। केवल 67% लोगों ने आंसर दिया यहाँ पर में, जबकि कितना इजी क्वेश्चन था। आपको पता है कि पहले दो कौन से, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, तो 4 और 3 ही होना सही है यहाँ पर में, 4 और 3, और बिहार तीसरे नंबर पे। भाई ये तो एकदम लॉजिकल सी बात है, कितने बार पढ़ाया है आप लोगों को कि बिहार तीसरे नंबर का राज्य है। अगर सिर्फ इतना भी पता होता तो तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो कहीं पे भी बिहार जो है यहाँ पर में तीसरे नंबर पे दिया नहीं है। ओके, तो ऐसे भी आप लोग लगा सकते थे। सर वाईटी के सारे वीडियो का पीडीएफ पेड क्लास में दे दीजिए। शिवानी भारती जी, वो सारे के सारे दे दिए हैं, सारे के सारे दे दिए हैं। जितनी भी वाईटी की क्लासेस हुई है सारी की सारी पीडीएफ पेड क्लास के अंदर में अवेलेबल करवा दी गई है। आप एक बार चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगी उसके अंदर में। ठीक है, वो सबसे लास्ट में जब आप कोर्स में जाओगे ना, सबसे लास्ट में वाईटी पीडीएफ बाय दानिश सर ऐसा लिखा हुआ है, और उसके अंदर में सारी अवेलेबल करवा दी है। ओके चलिए, तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो फ्रेंड, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हमारे इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के जो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, एक बार आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा, तो आप पोल भी यहाँ पर में दिया जा सकता है आप लोगों को। आंसर ऑप्शन जो है वो साइड में है, और अगर दिखाई नहीं दे रहा हो मान लीजिए किसी को भी, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग जो है थोड़ा सा इसको अपने स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो। आप लोग जूम आपकी तरफ में हो जाता है, या फिर स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। पोल चला गया है, काफी सारे लोगों ने आंसर कर भी दिया यार, मतलब 500 प्लस लोगों ने यहाँ पर में आंसर भी कर दिया पोल के अंदर में। 1000 लोगों ने आंसर कर दिया अब तक। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में ये पर्वत श्रृंखलाओं की, तो पर्वत श्रृंखला कौन सी वाली कहाँ पर में है। अगर मैं अरावली की ही बात करूं, सिर्फ अरावली को पकड़ू मैं, अरावली को, तो अरावली कितने सारे बार हम लोगों ने देख चुके हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर में है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के अंदर में है, ये बहुत बार देख चुके हैं हम लोग, बार 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 बार। राजस्थान के अंदर में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अगर हमारे भारत की कोई है तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के अंदर में है, तो ये आप लोगों का सी की जोड़ी 1 के साथ लगनी थी, सी की जोड़ी 1 के साथ। ठीक है, तो सी की जोड़ी यहाँ 2 के साथ लगी है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। केवल एक ही जगह ऐसी है जहां पर में सी की जोड़ी 1 के साथ लगी है। ओके, इस तरीके से आंसर लगाया जा सकता था। आप लोग जब तक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक जो है फ्रेंड थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैं प्रैक्टिस वही करवा रहा हूं आपको। झारखंड के अंदर में आप लोगों को राजमहल हिल्स मिलेंगी, राजमहल पहाड़ियां झारखंड के अंदर में। पहले बिहार में पड़ती थी ये, अब झारखंड में पड़ती है अलग होने के बाद में। झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां,
तो राजमहल की पहाड़ियां जो है फ्रेंड झारखंड के अंदर में, ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में नीलगिरी, नीलगिरी कहां पर में है, नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है आप लोगों को तमिलनाडु के अंदर में मिलेंगी। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की बॉर्डर पर है, तमिलनाडु वाले साइड में, तमिलनाडु वाले साइड के अंदर में है, ये याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ियां। और मध्य भारत में है विंध्या रेंज आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर में, ठीक है, बिल्कुल एकदम इधर साइड के अंदर में आप लोगों को जो है विंध्या रेंज मिलेगा। ये वाला जो है आप लोगों का, ये बेसिकली विंध्या रेंज है आप लोगों का, यहाँ पर में विंध्या रेंज, विंध्या, ओके। उसके बाद में यहाँ पर में आप लोगों को जो है राजमहल हिल्स मिलेगा झारखंड के अंदर में, ये झारखंड है आपका, राजमहल हिल्स आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में नीलगिरी की पहाड़ियां यहाँ पर में तमिलनाडु वाले साइड के अंदर में आप लोगों की, तमिलनाडु के अंदर में। और ये है अरावली राजस्थान के अंदर में, अरावली हिल्स राजस्थान के अंदर में, ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी वाली चीज जो है इसमें से इनकरेक्ट है। बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं करीब 2100 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, 1200 के करीब ही लाइक हुए, मतलब 1000 लोग, 900 1000 लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है। बहुत ही ज्यादा आप लोग जो है रिस्पॉन्स आप लोग जो है बहुत धीरे धीरे देते हो, ठीक है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन यार जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो वीडियो को और पुश कर सकती है, वो नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बोला गया है धातुओं के बारे में। बेसिकली पहला वाला जो पॉइंट है आप लोगों का, वो उसमें धातु के बारे में आप लोगों से कहा गया है कि धातुओं का गलनांक उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब धातु जो है वो पिघलने में देर लगाती है, धातुओं का गलनांक। और ये एससीईआरटी से लिया है आप लोगों के, एससीईआरटी की बुक से, ठीक है, साइंस की। तो आपका धातुओं का गलनांक जो है वो उच्च होता है, ये बोल रहा जा रहा है यहाँ पर में। दूसरा वाला ये बोल रहा है कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, मेटल्स में से हीट पास हो सकती है, पास हो सकती है, हीट जो है वो आगे बढ़ सकती है। तीसरा बोल रहा है लेड और पारा ऊष्मा के उत्तम चालक है, लीड और जो मर्क्यूरी है वो गुड कंडक्टर है हीट के। शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है, सरफेस जो है प्योर मेटल्स की शाइनी होती है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर में यहाँ पर मैं बता देता हूँ धातुओं के अंदर में क्या गुण होते हैं। धातुओं के अंदर में जो धातु होती है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का सोना हो जाए, चांदी हो जाए, तांबा हो जाए, ये सब धातु है। इनको पीट पीट कर आप पतली चादर बना सकते हो, ठीक है। तो पीट पीट कर आप इनको पतली चादर बना सकते हो, चादर के अंदर में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक चीज है आप लोगों की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि इनका आघात वर्धनीयता का गुण होता है इनके अंदर में, आघात वर्धनीयता। इसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलोगे आप लोग, मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो आघात वर्धनीयता का इनके अंदर में गुण होता है, मेलिएबल होते हैं ये, मेलिएबल, मेलिएबल मतलब इनको पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है। ये लोग ये डक्टाइल होते हैं आप लोगों के, ठीक है, ये भी याद रखना है, तन्ने होते हैं, इनको खींचकर जो है वायर भी बनाया जा सकता है। इनको खींचकर वायर भी बना सकते हैं आप, और इनकी चादर भी बना सकते हैं, ठोक ठोक कर चादर बना दो और खींचकर वायर बना दो। तन्ने भी होते हैं ये, डक्टाइल भी होते हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो दोनों गुण होते हैं मेटल्स के अंदर में, ठीक है, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं मेटल्स। मतलब आघात वर्धनीयता का गुण होता है इनके अंदर में, पीट पीट कर इनको चादर बना दो। इनकी चादर मतलब ऐसा ओढ़ने वाली चादर नहीं कि बस भाई आज तो सर मैं सोने की चादर में ओढ़ कर सोना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा फील आ रहा है कि बस बीपीएससी की एग्जाम क्लियर हो गई है, तो सोने की चादर में, चांदी की चादर में ओढ़ के सोऊंगा करके, वैसा वाला नहीं। चादर इन द सेंस मतलब वो जो शीट वगैरह बनाते हैं ना, घर पे डालते हैं, तांबे की शीट या चांदी की शीट बनाई जाती है, वो उसको चांदी का पता है ना, वो वर्क वगैरह बनाया जाता है, वैसे वाली बात कर रहे हैं अपन लोग। वायर भी बनाया जा सकता है तांबे का, ये भी पता है आप लोगों को, ठीक है। विद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक होते हैं, और सबसे बेस्ट वाले सुचालक कौन है, चांदी और तांबा। चांदी और तांबा ऊष्मा के और विद्युत के दोनों के सबसे बेस्ट सुचालक है। सुचालक, सुचालक का मतलब होता है उसमें से हीट भी पास हो सकती है। मान लो यहाँ पर मैं चांदी का, आप लोगों ने यहाँ पर मैं कुछ एक डंडा लिया, यहाँ पर मैं हीट रखो, हीट करोगे, यहाँ से आप लोग उसको हीट करोगे, तो यहाँ पर मैं फट 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 हीट यहाँ पर मैं पास हो जाएंगी आप लोगों की।
वैसे ही तांबे का भी है कि यहाँ पर मैं हीट करूंगे फटफट फटफट इधर में हीट ट्रांसफर हो जाएंगी। और ही इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा ही है कि तांबे के और चांदी के वायर में से सबसे स्पीड में इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए। उसके बाद में फ्रेंड धातुएं चमकीली होती है, चमकदार दिखती है, धातुएं चमकदार होती है, एल्यूमिनियम वगैरह, चांदी, सोना आपने देखा ही है, ठीक है। तन्यता क्षमता होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि इनको खींचकर वायर बनाया जा सकता है। ओके, इनमें से टन टन की आवाज आती है, टन 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 धातुओं में से आवाज आती है, ठीक है। उसके अलावा जो है कठोर होती है ये भी याद रख सकते हो आप लोग। तो अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं आपको बोला है कि धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो जी हाँ, धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब उनको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, तब जाकर जो है आप लोगों का क्या होता है, ये पिघलती है। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं बस आपने रख दिया, आपने लोहे को बाहर रख दिया था, लोहा जो है वो पिघल गया, अरे यार लोहा रख दिया था बाहर, पूरी साइकिल देखो पिघल गई, पूरा पड़ी हुई है यहाँ पर मैं लोहे की साइकिल जो है पिघली पड़ी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एरोप्लेन जा रहा था, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, पता चले अरे पिघल गया यार, ठीक है, सारे लोग जो है वो वहां पर में टपक रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, मतलब कि हीट इनमें से पास हो सकती है। सबसे बेस्ट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है वो आपके चांदी और तांबा है, ना कि लीड और पारा, ठीक है। लीड और पारा, पारा तो इवन आपको पता ही है फ्रेंड्स कि मर्क्यूरी जो है वो आपका जो है लिक्विड स्टेट के अंदर में रहता है आप लोगों का, है ना। चलिए, तो ये वाला आप लोगों का गलत है कि ये सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है, चमकदार होता है, ये मैंने आपको बताया। तो गलत वाला ही आप लोगों से पूछा था, ठीक है। तो गलत वाला पूछा था आप लोगों से, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके ऊपर में और अगर आप लोग चाहते हो कि क्वेश्चंस और बना के आप लोगों को कराऊं मैं धातु अधातु और इन सारी चीजों के ऊपर में, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, ठीक है। जितने भी लोग बोलेंगे यहाँ पर में कि जी हाँ और क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं जब आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा यहाँ पर में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का यहाँ पर में हमारे आपको बताना है कि नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, नंदा देवी। सबसे, क्या पूछ रहे हो, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो टंगस्टन है, इसमें क्या है, सबसे कठोर धातु टंगस्टन, सिंपल सी बात है, वो तो उसमें तो कोई अ, विरोध ही नहीं है। टंगस्टन सबसे कठोर धातु, टंगस्टन। वो पूछ रहे हैं सबसे कठोर सबसे हार्ड जो है आपकी धातु कौन सी है, तो टंगस्टन है सबसे हार्ड। और सबसे हार्ड सबसे टफ जो हार्डनेस के मामले में सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो हीरा होता है, लेकिन वो अधातु है, धातु नहीं है। आप धातु पूछ रहे हो तो धातु सबसे धातु जो है टंगस्टन है आपकी। मैं पूछा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं। नंदा देवी जो है आप लोगों को कहाँ पर में मिलेगा फ्रेंड्स, ये मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है, उत्तराखंड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर, नंदा देवी इज ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आप लोगों से नंगा पर्वत पूछ लिया जाए तो कहाँ पर में स्थित है, ये बताइए आप लोग। नंगा पर्वत, इसका आंसर करो। बताइए, नंगा पर्वत कहाँ पर में अवस्थित है? बहुत बढ़िया। देखिए जैसे मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर में देखो नंगा पर्वत, अगर आप लोगों नंदा देवी आप लोगों से बोले तो उत्तराखंड के अंदर में, नंगा पर्वत बोले तो जम्मू कश्मीर के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने। देखो नंगा पर्वत, जिसको नागा पर्वत के नाम से भी आप लोग जानते हो, ये यहाँ पर मैं आप लोगों को मिलेगा। मैं आपको एक और मैप है यहाँ दिखाता हूँ। इस मैप के अंदर में आप लोग देखोगे इसको नंगा पर्वत लिखा गया है यहाँ पर में, ठीक है। नंदा देवी है यहाँ पर में, आप देखिए नंगा पर्वत इसको यहाँ लिखा गया है।
जबकि यहाँ पर में नागा पर्वत, तो दोनों ही नाम से उसको जाना जाता है, दोनों ही नाम से उसको संबोधित किया जाता है। तो प्लीज दोनों याद रखिए आप लोग। एग्जाम के अंदर में जो क्वेश्चन आया था इसके अंदर में भी नंगा पर्वत यहाँ पर में इसको लिखा गया था, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लेना। नागा पर्वत बोलो या नंगा पर्वत बोलो, एक ही बात है यहाँ पर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का। नेक्स्ट, व्हाट इज सब्लिमेशन? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? पता नहीं है सर, कुछ पातन, हमको तो कुछ पातन ही नहीं है इसके बारे में। ऊर्ध्वपातन क्या है बताओ जल्दी जल्दी से। जी अंकित कुमार जी, मैं मैसेज पहुंचा दूंगा। पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है सरिता कुमारी जी, तो उसका आपके स्क्रीन का रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए जल्दी जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पर में 2284 लोग हो चुके हैं, 2300 के करीब हम लोग यहाँ पर में पहुंच चुके हैं। 1500 लाइक्स के पास में पहुंच गए हम लोग। SCRT के साइंस और चैप्टर वाइज करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। रिस्पॉन्स दिखना चाहिए यार बच्चों का, रिस्पॉन्स अगर दिखेगा तो ऑब्वियसली बातें करवाएंगे उसके अंदर में। किसी पदार्थ का गैस से सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाना, ठीक है। किसी पदार्थ का गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना, किसी पदार्थ का द्रव से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, या पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना। क्या है सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सब्लिमेशन की, तो आप लोगों ने कपूर देखा होगा। मैं करीना कपूर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ना ही आप लोगों के यहाँ पर में वो कौन कौन से कपूर है, रणबीर कपूर, ठीक है, सावरिया वाला टावेल, उसकी बात कर ही नहीं रहा मैं यहाँ। कपूर मतलब बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कपूर आप लोगों का, ठीक है। नेफ्थलीन, जिसको आप नेफ्थलीन की गोलियां वगैरह रखते हो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर में आप लोगों ने देखा होगा, ये पिघलता नहीं है, ये क्या होता है डायरेक्टली, ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर में, ठीक है, जिसके अंदर में कोई भी एक ठोस पदार्थ आपका बिना लिक्विड में बदले, बिना द्रव में बदले, सीधे वाष्प में बदल जाता है, सीधा गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहा जाता है, सब्लिमेशन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन कहते हैं आप लोग इसको, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। कपूर या नेफ्थलीन जो है इसका एग्जाम्पल है आप लोगों का, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर में आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ में से भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो है आसपास में आप लोगों को थोड़ा सा भाप भाप टाइप की दिखती है, ठीक है। तो वो क्या होता है बेसिकली, वो बर्फ जो है ना, वो बर्फ भाप नहीं बन रहा होता, वो आसपास की जो पानी है ना, गैस, वो आप लोगों को भाप के रूप में दिखाई देती है, जल वाष्प, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। इनमें से सबसे पुराना वाला कौन सा है, सबसे पुराना? निक्षेपण, निक्षेपण एक्चुअल में अलग चीज होती है आपकी, ठीक है। अभी मैं पढ़ाने वाला था निक्षेपण, लेकिन बेसिकली आज शायद आप लोगों का उतना ज़्यादा मूड है नहीं, इस वजह से मैंने उस स्लाइड को आगे बढ़ा दिया। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, अगर आपने अभी पूछा है, ठीक है, तो बता भी देता हूँ आपको, ठीक है। निक्षेपण या प्रेसिपिटेशन जो है बेसिकली वो होता है आप लोगों का कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ सॉलिड। कोई गैस है वो डायरेक्टली अगर सॉलिड में बदल जा रही है, उसका उल्टा जो होता है उसको आप लोग निक्षेपण या फिर प्रेसिपिटेशन बोलते हो, गैस का सॉलिड के अंदर में बदलना, ठीक है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ओके, तो ये पढ़ाने वाला था मैं, बट लेकिन रिस्पॉन्स आज थोड़ा सा ढीला है बच्चों का, इस वजह से मैंने फिर आगे कर लिया इसको। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वाले इसके अंदर में कभी करा दूंगा आप लोग, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अरावली पर्वत है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत के अंदर में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और ये फोल्ड माउंटेन है आप लोगों का, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, जिसने भी नहीं देखा है प्लीज एक बार जरूर देख लेना फोल्ड माउंटेन के बारे में, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो आप लोग। हिमालय जो है वो सबसे न्यू वाला है, इनमें से सबसे न्यू जो है वो हिमालय है, हिमालय इनमें से सबसे न्यू है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का ये यहाँ पर में अरावली आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स कि गुजरात से लेकर यहाँ पर में हरियाणा तक ये फैला हुआ है, गुजरात से हरियाणा तक। ज्यादातर पार्ट इसका राजस्थान के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, ज्यादातर पार्ट। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर गुरु शिखर, ठीक है। चलिए ये भी याद रखना है आप सभी लोग। इनमें से कौन सा वाला जो है आप लोगों का फिजिकल चेंज है? आपको पता है चेंज होते हैं, कोई भी चीज चेंज होती है, ठीक है।
चेंज होती है, वो वाला नहीं, वो वाला चेंज एक होता है जैसे कि शादी से पहले तो तुम बहुत ज़्यादा रोमांटिक थे, मुझे गिफ्ट दिया करते थे, ठीक है, चाँद तारे तोड़ के लाने की बात करते थे, अब तुम ना चेंज हो गए, अब तुम परिवर्तित हो गए हो, ठीक है? जैसे चेंज हो जाता है कोई चीज़। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज? कौन सा वाला यहाँ पर में भौतिक परिवर्तन है? तो अब चेंज जो है ना फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु के अंदर में 2 प्रकार से हो सकती है। एक होता है आप लोगों का फिजिकल चेंज, ठीक है? एक होता है आप लोगों का फिजिकल चेंज, फिजिकल मतलब कि उसके शेप, साइज़ और आकार वगैरह जो है उसके अंदर में चेंज हो रहा है। एक होता है केमिकल चेंज आप लोगों का, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो बर्फ़ का पिघलना, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है? बर्फ़ का पिघलना, क्योंकि वापस से उसको परिवर्तित कर सकते हैं हम बर्फ़ में, वापस से फ्रिज में ले जाके रख देंगे उसको वापस से, ठीक है? आप लोगों की वापस से क्या करेंगे हम लोग, वापस से उसको बर्फ में जमा देंगे। तो जो प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल मतलब वापस से उसको फिर से उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, वो आप लोगों की क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। दूध से दही का बनना, अब आप दही से दूध वापस से बना सकते हो क्या आप लोग? दही से दूध बना सकते हो आप लोग? नहीं बना सकते वापस से, ठीक है? वापस से नहीं बना सकते आप लोग। अच्छा, फल पक गया है, अभी फल पक गया, अब वापस से कच्चा, नहीं मेरे को तो कच्चा आम ही खाना है यहाँ पर में। अब बादाम पक गया, अरे कच्चा बादाम, देखो कच्चा बादाम, अरे तो अब पक गया बादाम यार, खा ले चुपचाप से, कच्चा बादाम क्या लगा, खा ले चुपचाप से, पका हुआ बादाम खा ले, ठीक है? बट उसको कच्चा ही बादाम खाना है, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो केमिकल चेंज है आप लोगों का। फिजिकल चेंज होता तो उसको कच्चे में वापस से बदल देते हम। या फिर कोई भी फल है, अब आम खाना है, बोले आम खाना है, वो कटरीना कैफ ने खाई थी आम, ठीक है, वो रसीले आमों का रस, और मेरे को भी खाना है, अरे नहीं यार, फ्रूट जो है वो एक बार पक गया मतलब पक गया वाला काम है उसका, ठीक है? तो ये नहीं, ये आप वापस नहीं कर सकते, ये भी आप वापस नहीं कर सकते। फर्मेंटेशन, अंगूरों का किण्वन होना, अंगूर से, अंगूर की बेटी हूँ, शराब बन गई, आप लोगों ने उससे शराब बना ली अंगूर से, अब बोले नहीं यार मेरे को तो अंगूर ही खाना है, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं, ठीक है? पहले गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई आपकी, तो आपने जो है वो अंगूर से फर्मेंटेशन करके शराब बना ली कि अब शराब पीऊंगा, फिर उसका फोन आया, सॉरी बाबू मेरे से गलती हो गई, ठीक है पैचअप कर लेते ना, आपने बोला अरे वाह ठीक है रुक जा मैं तेरे लिए अंगूर लेकर आ रहा हूँ वापस से, तो आप फर्मेंटेशन, अंगूर का किण्वन आपने कर लिया, शराब बना ली, आप वापस से जो है उससे अंगूर नहीं बना के लेके जा सकते कि चलो यार उसके, उसको अंगूर गिफ्ट कर दूंगा करके, अब हो गया, अब आपको छोड़ना ही पड़ेगा उसको, अब आपका फर्मेंटेशन हो गया, अब वापस से नहीं कर सकते आप लोग यहाँ पर में, ठीक है? ये याद रखना है। तो देखो, जो प्रक्रिया आप लोग वापस से वापस नहीं कर सकते, फिर से उसको वापस पहले वाले स्टेट में नहीं कर सकते आप लोग, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है यहाँ पर में, ठीक है? ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो पहले बोलना था ना पगली मोहम्मद अरमान बोल रहे हैं कि बाद में आई है, तो मोहम्मद अरमान बोल रहे तो पहले बोलना था ना पगली। सही है यार उनका भी, ठीक है चलिए। तो फर्मेंटेशन जो है ये भी आप लोगों का केमिकल चेंज है आपका, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। अ, फल का पक जाना जो है आप लोगों का यहाँ पर में, यहाँ ये है आप लोगों का, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, और दही का बनाना भी आप लोगों का। लेकिन जो आपका मेल्टिंग है वो आप लोग वापस से मतलब पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, ये बार बार कर सकते हो, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है? चलिए, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? कौन सा वाला है जिसको तीनों स्टेट के अंदर में पाया जा सकता है? सैंड, ऑक्सीजन, वाटर, आयरन। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ मैं।
जी, चलो ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो पानी है आप लोगों का, वो आप लोगों का सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी के अंदर में और एससीईआरटी दोनों के अंदर में आप लोगों को दिया हुआ था ये पॉइंट, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर में इसको किया है। ठीक है, तो पानी जो है इनमें से आप लोगों का तीनों स्टेट्स के अंदर में आप लोगों को मिल सकता है। तीनों स्टेट्स का मतलब यहाँ पर में है कि पानी जो है ये सॉलिड स्टेट में भी मिलता है, बर्फ में, लिक्विड में भी अवेलेबल है, और गैसियस स्टेट के अंदर में भी अवेलेबल है हमारे पास में। बाकी आप लोगों का सैंड, आयरन, ऑक्सीजन, ये हमको नेचुरल रूप से तीनों इसके अंदर में नहीं मिलता। और देखो इतना इजी क्वेश्चन था, फिर भी 85% लोगों ने ही आंसर कर पाया है उसका। सही आंसर केवल 85% लोगों ने ही किया है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? जी हाँ, ज्योति चौहान जी, सीटेट जुलाई 2023 के लिए भी कराएंगे जितने भी लोग हैं। ठीक है, एक महा मैराथन लूंगा मैं, एक बड़ी वाली मैराथन, जिसके अंदर में सारे के सारे पूरा का पूरा जो आप लोगों का कंटेंट है उसको पूरा का पूरा मैं वहां पर मैं कवर कर दूंगा। तो किसी अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। 2021, 22, 23, 24, 25, 19। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है। और कल रात में हम लोगों ने पेड क्लास के अंदर में भी पढ़ा था, जितने भी बच्चे थे उन लोगों को तो एकदम याद हो गया होगा, और कौन सा आर्टिकल अपने आप स्थगित हो जाता है वो भी याद हो गया होगा आप लोगों को। ओके, तो देखो मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के साथ में अगर आप लोग जुड़कर करना चाहते हो फ्रेंड, तो 7, ठीक है, 611 101 101 76 11 101 101, या फिर 9697 888 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो। आपको बता दूं कि वीडियो टेस्ट सीरीज आप लोगों की जो है ना कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो बच्चे मतलब अगले मतलब अराउंड अगले आई थिंक मेरे ख्याल से 24 आवर्स बचे लास्ट, उसके अंदर में जो भी बच्चे ले लेंगे ये कोर्स के अंदर में एनरोल कर लेंगे, उनको वीडियो टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेंगी। ठीक है, अदरवाइज बाद में जो है वो कोर्स और वो अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आर्टिकल नंबर 20 और 21, ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 जो है ये आप लोगों को जब भी सजा हो जाती है तो उससे बचाता है। कुछ अधिकार आपको दिए जाते हैं, जिन लोगों को सजा हो चुकी है उन लोगों को बचाने का काम ये करता है। सजा हो चुकी है फिर भी बचाने का काम करता है, ताकि आपको बहुत अधिक सजा ना मिल जाए, जितना आपने पाप किया है उससे ज्यादा सजा ना मिल जाए आप लोगों को। और आर्टिकल नंबर 21 जो है यह है आपका राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार जो है ये आपका कभी भी जो है कभी भी आपका ये जो है खत्म नहीं होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होता, तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। आर्टिकल नंबर 19 आप लोगों का ऐसा आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी के तौर पर, नेशनल इमरजेंसी के तौर, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तब अपने आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ये भी याद रखना है हमारा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19, जब भी नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ये भी याद रखोगे आप सभी लोग। ठीक है, इसके अंदर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट आज बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत बहुत मतलब स्लो है, डाउन है। ठीक है, जिस वजह से मुझे भी यहाँ पर मैं जी हाँ, यहाँ पर मैं समरीन शाहिद जी, मुझे भी मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आराम आराम से ही करना चाहिए करके। ठीक है, तो बढ़िया से कल आप लोग जो है आराम से खाना वगैरह खा के आओ। ठीक है, कल हम लोग इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक जरूर कीजिए आप लोग, और बताएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल से जो सस्पेंड नहीं होते और कौन सा अपने आप सस्पेंड हो जाता है। और अगर आप लोग मेरे को ये भी बता देना कि कौन आप लोग टेस्ट के लिए कितने लोग रेडी है कि एक टेस्ट हो जाए पूरी, जितना भी पढ़ चुके अब तक वापस से एक बार वापस से हम लोग एक टेस्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, और योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आज सबसे बड़ा दिन भी है, सबसे लंबा दिन हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में, सबसे लंबा दिन। और टेस्ट के लिए कितने लोग रेडी है वो कमेंट करके बताना मुझे आप लोग, की कमेंट करके कि जी हाँ सर टेस्ट के लिए रेडी है, और तारीख भी सजेस्ट कर देना कि कौन सी डेट को आप लोगों के लिए टेस्ट ली जा सकती है आप लोगों का। ठीक है, चलिए दीपू सिंह जी, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से बढ़िया कोशिश, एक दिन जरूर लंघनाएंगे। बिल्कुल दीपू सिंह जी, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।